दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। अब भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबने लगा है, अस्त होने लगा है। अब वो उगता हुआ सूरज ढलने लगा है जो अब तक 2014 से लेकर 2024 तक उग रहा था। अब वो डूबने का कगार पर पहुंच चुका है। कुछ ऐसा ही हालात नजर आ रहा है जब से 2024 का लोकसभा चुनाव बीता है, तब से ही हमारे मोदी जी के चेहरे पे वो खुशी नहीं नजर आती, रौनक नजर नहीं आता और भारतीय जनता पार्टी में अब वो हौसला बाकी नहीं है जिसके दम पर वो अक्सर चुनाव जीत जाया करता था और जिसके दम पर उसके कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया करते थे। लेकिन इस बार 13 सीटों पर 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं। उसने ये समझाने को समझा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जितना कूदना था कूद चुकी, जितना उछलना था उछल चुकी, जितना उसे जीतना था वो जीत चुकी। अब वो पतन की तरफ बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, 13 सीटों में से 10 सीट पर इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत हासिल की है। उपचुनाव में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए को हाथ लगी है। 1 सीट पर निर्दल ने चुनाव जीता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिमट कर 2 सीट पर आ गई। ऐसा तो उम्मीद नहीं किया जा सकता था। हो सकता था कि 10 सीटों पर एनडीए वाली बीजेपी जीत जाती, लेकिन इस बार तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है, वो भी 10 के 10 सीट पर। पहले तो यह कहा जा रहा था कि राम जी ने अयोध्या में भाजपा का साथ छोड़ दिया, लेकिन अब तो बद्रीनाथ में भी भाजपा का दामन छोड़ दिया। जिस हिंदू मतदाता के दम पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत लिया करती थी, उस बार वो हिंदू मतदाता भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा। इसका ताजा मिसाल आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड की मैंगलोर सीट पर काजी निजामुद्दीन साहब जीत जाते हैं जो कांग्रेस के हैं, और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। जबकि काजी निजामुद्दीन को हराने के लिए वहां क्या कुछ नहीं किया गया। वहां सत्ता सिस्टम प्रशासन के जरिए वहां वोटरों को परेशान किया गया। उस दिन वोट करने से उनको बार बार रोका गया, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए, दंगे जैसे हालात वहां नजर आए। गुंडे बदमाशों ने वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोकने के लिए खूब मारपीट की, लहूलुहान किया, गोलीबारी भी हो गई। इसके बावजूद भी काजी निजामुद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 422 वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। अब चाहे जीत 1 वोट का हो या 422 वोट का हो, जीत तो जीत ही होती है और हार हार होती है। चाहे कोई 1 वोट से हार जाए, चाहे कोई 1 वोट से जीत जाए, यही यथार्थ सत्य है। और काजी निजामुद्दीन जीत गए। लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए काजी निजामुद्दीन ने बड़े संघर्ष किए और काजी निजामुद्दीन अब विधायक बन गए हैं मैंगलोर के कांग्रेस के। तो यह बड़ी जीत मानी जा सकती है। जिन मुसलमानों ने लाठी डंडे खाए उनको भी भूलना नहीं चाहिए कि आखिर उन्होंने किस तरीके से इस लोकतंत्र की हत्या होने से रोकी है। उन लोगों ने अपने पीठ पर लाठी डंडे खाए, गोलियां खाई, लेकिन इसके बावजूद भी वो डटे रहे, अपने वोट से पीछे नहीं हटे। बद्रीनाथ सीट, जहां नरेंद्र मोदी जी को इतनी उम्मीद थी कि वहां उनकी पार्टी कम से कम जीत पाएगी, लखपत सिंह बुरोला ने राजेंद्र सिंह भंडारी यानी भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को 5224 वोटों के अंतर से हराया। और लखपत सिंह बुरोला कांग्रेस के उम्मीदवार थे और ये बद्रीनाथ से अब ये विधायक बन चुके हैं। यानी उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी पलीत कर दी। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 4 की चारों सीट पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने कब्जा कर लिया। उपचुनाव में 4 सीटों पर टीएमसी ने अपना झंडा बुलंद कर दिया। भाजपा को एक भी सीट हाथ नहीं लगी पश्चिम बंगाल में। जबकि पश्चिम बंगाल और टीएमसी को लेकर के क्या क्या प्रोपेगेंडा और क्या क्या प्रपंच नहीं रचे जाते भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के आईटी सेल के जरिए, लेकिन वहां टीएमसी ने ही झंडा गाड़ दिया। वहां मौका नहीं मिला बीजेपी को एक भी सीट निकालने का। और कुछ ऐसा ही हाल पंजाब में देखने को मिला। पंजाब में जालंधर पश्चिम की सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। बिहार की बात की जाए तो बिहार में रुपौली सीट पर निर्दल उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली। ना वहां जेडीयू जीती, ना वहां कांग्रेस जीती, बल्कि कौन जीता, वहां निर्दल शंकर सिंह जीत गए। शंकर सिंह निर्दल उम्मीदवार थे और वो जीत गए। सोचिए, देश की बड़ी बड़ी पार्टियां जो देश भर में अपना डंका पीटती हैं वो नहीं जीत सकी, बल्कि एक निर्दल से हार गई। और शंकर सिंह अब रुपौली बिहार सीट पर जो है वो विधायक कहलाएंगे।
मध्य प्रदेश में इन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन यह सिर्फ एक जीत ही है, एक सीट की। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो हिमाचल के हमीरपुर की जो सीट है, अनुराग ठाकुर के क्षेत्र वाली सीट, उस हमीरपुर सीट पर बीजेपी ने अपना झंडा कायम किया। मध्य प्रदेश और हिमाचल की इन्हीं एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है, वरना देश में जहां जहां उपचुनाव हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। उसी तरह से अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में विक्रावंडी सीट पर डीएमके ने बड़ी जीत हासिल की है और डीएमके 1,24,000 के जीत के अंतर से उसने जीत हासिल की है और डीएमके ने तमिलनाडु की उस सीट पर भी कब्जा कर लिया है। ये हैरानी होनी चाहिए कि देश की इतनी बड़ी पार्टी उपचुनाव में हार रही है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां इंडिया अलायंस को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। यहां जो इंडिया अलायंस आप कह सकते हैं, यानी महाविकास अघाड़ी को 2 सीटें हाथ लगी हैं, जबकि एनडीए को 9 सीटें हाथ लगी हैं। तो ये एनडीए की जीत आप मान सकते हैं, एनडीए को, लेकिन बाकी जगहों पे ना एनडीए जीती ना बीजेपी जीती। अगर इन तमाम मामलों को अगर एक पलड़े में समेट कर देखा जाए तो सबसे बुरे दौर से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर के बदलापुर सीट के विधायक जो हैं रमेश मिश्रा, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी पर सवाल उठाया है, उसने तो ये कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां तक कि आरएसएस पर भी एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर रमेश मिश्रा जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वो सीधे कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की हालत बहुत पतली है और अगर ऐसा ही हालत रहा तो बीजेपी 2027 का चुनाव जीत नहीं पाएगी। 2027 में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी और ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को पार करेंगे और योगी आदित्यनाथ कैसे 2027 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर 10 विधानसभा सीटें जो खाली हुई, अगर इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तो समझ लीजिए कि अब भी से बीजेपी की उल्टी गिनती उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगी और 2027 में शायद इनको कोई बड़ी कामयाबी मिले। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की और महज 36 सीटों पर एनडीए सिमट कर रह गई, वो ये बताने के लिए काफी है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी अब पीछे हो रहा है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अब वोट नहीं मिलने वाले हैं, बुलडोजर बाबा के चेहरे पर वोट नहीं मिलने वाला है और ना ही नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई चेहरे पर कोई वोट मिलने वाला है। यह बता रहा है कि देश के हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं और देश में राजनीतिक तौर पर जागरूकता कितनी तेजी से फैल रही है कि लोग अब अपने मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं। लोग राष्ट्रवाद को किनारे कर रहे हैं, उस फर्जी राष्ट्रवाद को पीछे कर रहे हैं और खुद अपने मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुद्दों के दम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप हालात देख लीजिए, ज्यादातर उत्तर प्रदेश के नेता हों, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों, चाहे बिहार के नेता हों, अंबानी के बेटवा की शादी में ये तमाम लोग जाकर के नतमस्तक नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी वहां नहीं गए, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, अपने पार्टी के प्रोग्राम में मिल रहे हैं। उन्होंने किस तरह से कई बड़े बड़े दौरे किए, खासकर मणिपुर में जहां हमारे प्रधानमंत्री नहीं जा सके, वहां अपोजिशन का, विपक्ष का नेता वहां पहुंच करके दौरे कर रहा है, वहां के लोगों को सांत्वना दे रहा है, अग्निवीर के परिवारों से वो मिलते हैं। ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे, लेकिन शायद सत्ता, सिस्टम और ताकत ने उनको मगरूर कर दिया है। वो अपने आगे किसी को समझना नहीं चाहते। फिलहाल क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की इस करारी हार, इंडिया गठबंधन के इस शानदार जीत के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।